दोस्तों आज से 6 महीने पहले ये ट्रेडर प्रॉपर तरीके से प्रॉफर्म को जानता भी नहीं था एंड आज प्रॉफर्म से हर मंथ $100,000 से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड जब मैंने इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो सच में मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि क्या प्रॉफर्म से कोई भी बिगिनर ट्रेडर जो है जीरो से स्टार्ट करके $100,000 पर मंथ भी अचीव कर सकता है, वो भी ओनली 6 मंथ्स के अंदर। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बेसिकली रुद्र भाई ने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अचीव किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इस वीडियो के अंदर कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिहाइंड द जर्नी हम शेयर करेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या मिस्टेक्स हुई एंड किन किन चीज़ों को उन्होंने फेस किया इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। एंड अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा वॉच करते हैं तो आप अपनी प्रॉफर्म जर्नी के अंदर या ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अपनी कई सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे एंड उनको सुधार के आप अपनी प्रॉफर्म जर्नी के अंदर काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ सकेंगे। वेलकम रुद्र भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे ही मैंने आपका देखा प्रॉफर्म के बारे में, काफ़ी दिनों से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्स पे एंड बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे, स्पेशली मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो लोग भी जानते होंगे आपको। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं एंड उनके लिए थोड़ा सा अगर आप आपका इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू शेखर भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। सो माय नेम इज़ रुद्र जयसारा। मैं पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने प्रॉप ट्रेडिंग शुरू करी है और अभी फ़िलहाल मैंने जो है इस मंथ जनवरी मंथ में 100K इन पे आउट्स, $100,000 इन पे आउट को क्लोज करा है, विच इज़ अ क्वाइट बिग अचीवमेंट फॉर मी। सो ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अमेजिंग ब्रदर, अमेजिंग। अच्छा ब्रदर, जैसे मैं आपको काफ़ी दिनों से एक्स पे फॉलो कर रहा हूँ एंड स्पेशली मैंने आपका जब जर्नी देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ था, इसीलिए मैंने आपसे बात भी करा एंड इस पॉडकास्ट को लेकर भी मैंने डिस्कस करा कि क्यों ना हम अपने लोगों को भी बताएं। कुछ ऐसी बहुत सारी अपनी जर्नी में मिस्टेक्स होती हैं, लर्निंग्स होती हैं, जब हम उस फेस के अंदर होते हैं, चीज़ों को अचीव करने के पीछे हम जब दौड़ रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे लोग रिलेट कर पाते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट बेसिकली उसी बेस के ऊपर है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि बेसिकली आपने आपका जर्नी किस तरीके से स्टार्ट किया एंड कैसे आपने इस गोल को अचीव किया। तो सबसे पहले तो जब आप प्रॉफर्म में नहीं आए थे तो प्रॉफर्म से पहले आप क्या करते थे? आप बेसिकली ट्रेडिंग लाइन में ही थे या आप कुछ और कर रहे थे एंड किस तरीके से बेसिकली आपको प्रॉफर्म के बारे में पता चला? ठीक है, तो सबको ऐसा लगता होगा कि जब, क्योंकि मैं एक्स पे ट्विटर पे एक्टिव पिछले 6 महीने से हूँ, तो 6 महीने से ही मैंने लगभग प्रॉप फॉर्म की मेरी जर्नी शुरू हुई है और 3 महीने पहले ही मेरा फर्स्ट पे आउट आया था। तो ये जर्नी बहुत सारे लोगों को ना लग सकती है कि बहुत स्पीड हो गया, बहुत रैपिड हो गया, बट मैं जो हूँ पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। मैं अपनी अगर आपको जर्नी बताऊँ तो मैं एक बिहार के छोटे से एक ज़िले से आता हूँ, गया। वहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी 12th तक। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग मैंने DTU से करी। वहाँ पे कॉलेज में ही मुझे सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में पता चला था इन कोरोना टाइम्स, 2020 की बात है। हम कॉलेज में थे, वहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉलेज में इन्वेस्टमेंट क्लब्स होते थे। बहुत सब कॉलेज में अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, तो हमारे में एक एसेट सोसाइटी थी इन्वेस्टमेंट क्लब की। तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले मेरे सीनियर्स ने बताया कि ट्रेडिंग करके भी कुछ चीज़ होती है। और जब हम कॉलेज में होते हैं तो शुरू शुरू लगता भी है कि पैसे कमाना है, कुछ करना है, हमें इंटर्नशिप लेनी है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पता चला। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट जो है वहाँ से शुरू हो गया। हमने अपना एक तरह से दिन रात ट्रेडिंग में लगा दिया। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, 1-2 साल आया मार्केट में, जैसे सबको होता है कि शुरू में प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है, तो हमारा को भी कुछ लॉस हुआ। उसके बाद आफ्टर कॉलेज मेरी जो है जॉब लग गई। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब करी हुई है। PwC नाम की कंपनी है, उसमें मैं 50,000 रुपये सैलरी पे, जब कॉलेज में 2023 की बात है, वहाँ से मैंने जॉब करा था। साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी करने लग गया था बीच बीच में, क्योंकि पैसे कमाने थे तो अलग अलग वे ढूंढ रहा था। तो इंस्टाग्राम पे मेरा जसारा फाइनेंस नाम का हैंडल है, वहाँ पे मैंने फिर 1 साल में 100K फॉलोवर्स वहाँ पे गेन करे। ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगे, वहाँ से पैसे आने लगे, जॉब के पैसे भी थे। तो दैट गोज़ इनटू माय ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में जो शुरुआत में लॉसेज हो रहे थे, उसका बैकअप मुझे इन 2 चीज़ों से मुझे मिल रहा था। तो इसकी वजह से ये ट्रेडिंग जो है मेरी कंटिन्यू हुई और इवेंचुअली फिर आगे बात करेंगे कैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ और कैसे फिर प्रॉप के बारे में बात करते हैं।
ओके, दैट मीन्स जब आप ट्रेडिंग स्पेस के अंदर आए उससे पहले आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे थे, एंड जॉब के साथ साथ आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया जिससे ट्रेडिंग के अंदर आपको थोड़ा सा बैकअप फंड मिल पाए, एंड जिससे आपका साइकोलॉजी वगैरह जो है वो अच्छे से डेवलप रह पाए। ये चीज़ बहुत अच्छा है। लोग देखते हैं अभी, जैसे अभी लोग देखते हैं कि हाँ ये बंदा 6 मंथ्स के अंदर आया प्रॉफर्म इंडस्ट्री में एंड इतना बड़ा गोल को अचीव करते हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो करेक्ट काफ़ी काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छा, इसके बाद जैसे मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, जब आपने जैसे आप ट्रेडिंग तो कर रहे थे, ठीक है, आपको प्रॉफर्म के बारे में पता चला, तो आपको प्रॉफर्म के बारे में बेसिकली पता कैसे चला एंड आपने चूज़ क्यों किया, प्रॉफर्म को ही चूज़ क्यों किया? आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिले होंगे। तो ये प्रॉप फर्म्स में मेरी एंट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या हुआ कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो लोग, जो भी बिगिनर्स हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया प्रॉप फर्म्स में, या फिर कोई भी इंडियन मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, इंडियन मार्केट में, कि मुझे ट्रेडिंग में कैसे जो है मुझे जल्दी से प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा होता है कि मेरे केस में या किसी भी केस में आप जो है एक आपका सोर्स ऑफ फंड अलग होना चाहिए। ये सबसे नंबर 1 रूल है कि आप ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि मुझे पैसे ट्रेडिंग से कमाने हैं। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मुझे जॉब से, कंटेंट क्रिएशन से, अलग अलग जगहों से पैसे आ रहे थे, तो वो एक बैकअप की तरह मेरे साथ था। प्रॉफर्म में मेरी एंट्री ऐसे हुई कि क्यों, जब मैं इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस, आईपीओ रिलेटेड, फाइनेंस की नीश में वीडियोस डालता था, तो उस वक्त मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे। कॉलेज के सीनियर ने मुझे बोला कि तुम भाई ट्रेड कर रहे हो, इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट्स है तुम्हारे, सब बढ़िया है, तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो प्रॉप फॉर्म्स ट्राई करो। ये बात है पिछले 6 महीने की। 6 महीने पहले अगस्त में मेरे मैंने कुछ स्टोरी लगाई थी, तो उन्होंने रिप्लाई करा कि प्रॉप फॉर्म्स नाम करके एक चीज़ होती है, उस पर आप करो। तो मुझे लगा यार प्रॉप फॉर्म्स, मैंने 6 महीने पहले ही सुना कि क्या चीज़ है, तो बाद में फिर रिसर्च करा मैंने, तो पता चला कि हाँ वो कंपनी ही कैपिटल प्रोवाइड करती है आपको और उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। तो पहले तो मुझे फ्यूचर प्रॉप फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया था कि माई फंडेड फ्यूचर्स के बारे में। तो अब उनका ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये सब चीज़ें फ्यूचर्स में बड़ी मुश्किल हो जाती हैं शुरू अगर आपको कोई बताए। भले मैं ट्रेडर अच्छा था, मैं ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशन है वो चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं शुरू में CFDs की तरफ गया, और CFDs में जाने के बाद फिर अगले 3 महीने तक मैंने 10-15 अकाउंट उड़ा दिए सिर्फ रूल समझने में। आप मानोगे नहीं कि मुझे ये नहीं पता था कि डेली ड्रॉडाउन जो है वो हिट हो जाता है तो अकाउंट उड़ जाता है। मुझे लगता था कि डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया तो आज के लिए बंद हुआ है, अगले दिन फिर से चालू हो जाएगा। इसी चक्कर में मैंने 4-5 अकाउंट उड़ा दिए। तो प्रॉप फॉर्म की एंट्री इसी से आई हुई है कि मेरे एक सीनियर ने बताया, और वहाँ से फिर धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते चले गए, और वहाँ से फिर एंट्री हुई मेरी प्रॉप फॉर्म्स में। अच्छा, हाँ, अभी जैसे सभी लोगों को लगता है कि हाँ प्रॉफर्म स्पेस के बारे में उनको पता चल गया, तो हम इसके अंदर जो है एंटर करेंगे, अपना फर्स्ट अकाउंट या सेकंड अकाउंट परचेज करेंगे, एंड उसको पास करके वहाँ से कंसिस्टेंसी से जो है पे आउट्स वगैरह लेंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज़ होता है, जैसे आपने अभी बताया कि आपने आते ही समय जब आप प्रॉफर्म के अंदर एंटर किए थे तो CFDs के अंदर भी आपने कई सारे अकाउंट ब्लोन किए थे, राइट? तो आप रुद्र भाई थोड़ा सा ये बताएंगे कि प्रॉफर्म के अंदर जब आप आए थे तो आपको आपका फर्स्ट अकाउंट आपको कितना टाइम लग गया था पास करने में, एंड कितने टाइम में आप आपके फर्स्ट पे आउट तक आपने अचीव किया था? फर्स्ट पे आउट को आपने कितना टाइम लगा दिया था फर्स्ट पे आउट को अचीव करने में? ठीक है, तो जो सीनियर थे मेरे, उन्होंने तो फ्यूचर प्रॉप फॉर्म के बारे में बताया कि आप फ्यूचर प्रॉप फॉर्म ट्राई करो, पर मैंने जब उनके रूल्स वूल्स पढ़े तो मुझे बहुत हार्ड लगा कि यार ये तो 2000 का ही ड्रॉडाउन है, $2500 बनाने हैं, कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे साइड में एक फेवर में थी और एक अगेंस्ट में थी। फेवर में ये थी कि मेरा बैकअप था, मैं एक अकाउंट उड़ाता था, दूसरा खरीद लेता था, एक अकाउंट उड़ाता, थोड़ा एक था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आज के टाइम में जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है वो अकाउंट उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अकाउंट उड़ाना आराम से अफोर्ड कर लेता था, तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट था यहाँ पे। दूसरा कि जब अकाउंट मेरे उड़ रहे थे तो ये उड़ रहे थे इस रीजन से नहीं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, इस रीजन से कि मैं मार्केट को समझ रहा था और प्रॉप फर्म्स के रूल्स को समझ रहा था। मैं जनरली निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेड्स करता था, ऑप्शन सेलिंग और वो सब करता था। मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता था और मुझे ठीक ठाक आता था वो। तो क्या हुआ कि
जब मैं गोल्ड पे शिफ्ट हुआ तो गोल्ड की जो मूवमेंट है उस चीज़ को समझने में, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपना एक बिहेवियर होती है। मैं अलग होता है, हाँ, राइट। शुरुआत में मैंने देखा कि लोग यूरो यूएसडी AUSD वो सब ट्रेड कर रहे हैं, उसके पोजीशन साइजिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मेनली जो प्रॉब्लम आई वो मुझे टेक्निकलिटीज़ में आई। ऑल्दो मैं ये कहता हूँ कि आप जो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग है, बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई है, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है, वो तो हर इंस्ट्रूमेंट पे सेम ही रहेगा। तो वो सेम चीज़ मुझे टोटल 3 महीने लगी ये चीज़ को समझने में। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक मैंने ये चीज़ को समझा, 10-15 अकाउंट उड़ाए। सबसे पहले जो मैंने अकाउंट खरीदा था वो इंस्टेंट फंडिंग का खरीदा था। क्यों? क्योंकि परीडा एफएक्स ने वीडियो बना दी थी कि 1 स्टेप अकाउंट 2 स्टेप अकाउंट फालतू होते हैं, भाई तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले लो। तो मैंने वो अकाउंट ले लिया। अब लेकिन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मेरे को जचा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, किसी के लिए वो जज सकता है, किसी के लिए जज नहीं सकता। मेरे लिए वो नहीं जजा। फिर मैं 1 स्टेप पे गया। 1 स्टेप पे भी इंस्टेंट फंडिंग में लोग इजीली क्लियर कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट अकाउंट क्लियर भी हो गया था सितंबर में, लेकिन फिर फंडेड होने के बाद उड़ गया वो। तो क्योंकि उसमें ड्रॉडाउन कम होता है, डेली ड्रॉडाउन 1 स्टेप अकाउंट में काफ़ी कम होता है ना, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हुई मुझसे। फिर मैं गया 2 स्टेप अकाउंट पे। तो रोनित भाई है ट्विटर पे, रोनित सचदेवा, वो फंडर प्रो का काफ़ी ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं डेली पे आउट। तो मुझे लगा कि भाई मैं 15 दिन तक वेट करूंगा उसे, चलो डेली पे आउट ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने फंडर प्रो का 50K का अकाउंट खरीदा था। तो उस समय तो उनका 80-20 का स्प्लिट था, अब तो वो काफ़ी कम हो गया है। तो जब मैंने खरीदा था तो उस वक्त मैंने फंडर प्रो का 50K का अकाउंट पास किया अक्टूबर में आकर के। फाइनली जब गोल्ड की रैली हो रही थी बढ़िया, एकदम चले जा रहा था बढ़िया, तो वो थोड़ा फेवरेबल में भी काम करा। अकाउंट मेरा 18% का दोनों फेज मिला करके, 10% और 8% फंडर प्रो में थोड़ा ज़्यादा होता है, मैंने पास करा। तो $1577 का मेरा पहला पे आउट आया अक्टूबर में। ठीक है, तो ये एक मेरी फर्स्ट पे आउट की जर्नी है। काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि, और जब वो $1577 का पे आउट आया तो फिर लगा कि हाँ मतलब अब यहाँ से जो है ना चीज़ें अनलॉक हो गई हैं, मतलब अब दरवाजे खुल गए हैं, अब जो है कुछ आगे भी इसमें स्केलिंग किया जा सकता है। ओके, तो लगभग आपको 3 मंथ्स लग गया आपके फर्स्ट पे आउट तक पहुंचने में, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे जैसे आपने 2-3 चीज़ें बोली, जो लोग जैसे प्रॉप फर्म में आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है स्पेशली कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पे आउट्स को देखते हैं, वो लोग ड्रॉ डाउन के बारे में नहीं सोचते, या प्रॉप फर्म का क्या गेम है उसको नहीं समझते। वो जो नॉर्मल फंड से ट्रेड कर रहे हैं बस उसी को लेकर के, चीज़ों को लेकर डाइवर्सिफाई करके एंड स्टार्ट कर देते हैं। अब इस केस में जैसे आपने प्रॉप ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग तो आपको पहले से ही आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉप फर्म्स के रूल ही नहीं आ रहे थे अच्छे से, जिसकी वजह से कभी आपका डेली ड्रॉ डाउन हिट हो जा रहा था या कोई अननेसेसरी आपसे रूल ब्रेक हो जा रहा था, जिसकी वजह से भी आपके कई सारे अकाउंट्स जो हैं वो ब्लोन हुए हैं, राइट? राइट करेक्ट। तो इसमें मेनली देखो, हाँ मेनली मुझे ये लगता है ना इसमें कि मेरी जो गलती मैंने करी वो है कि मैं कंप्लीट रूल्स नहीं पढ़ने लग गया था। मैं अगर इंस्टेंट फंडिंग पे जा रहा था तो मैंने मोटा मोटी देख लिया, जो उनके वेबसाइट पे शुरू में होम पेज पे लिखा होता है वही देख करके आ गया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि उनके FAQs पे, आप कोई भी प्रॉप फर्म मुझे नाम बताओ, मुझे उसके पूरे FAQs का एक एक चीज़ पता है कि कौन सा उसके ड्रॉडाउन है, क्या उसका कंसिस्टेंसी रूल है, क्या है फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स का लेगेसी अकाउंट, क्या है रैपिड अकाउंट, क्या, ईच एंड एवरीथिंग का मैंने जो है ना, आज के टाइम में मैं ऑलमोस्ट एवरी प्रॉप फर्म में ऑलमोस्ट मैक्स फंडेड हूँ। तो ईच एंड एवरी प्रॉप फर्म्स के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग अप्रोच होता है सबका। तो वो सब कुछ मैंने फिर ध्यान से, मैं जो गलती कर रहा था कि मैं रूल्स नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मैंने FAQs पे जाकर के सारे प्रॉप फर्म्स के इंडिविजुअली सारे रूल्स पढ़े समझे। और अब तो क्योंकि टाइम हो गया तो अब सारी चीज़ें याद हो गई है कि कौन से प्रॉप फर्म में कितना कैसे रिस्क लेना है। और जो बात है ना कि जो आपने बात बोली कि लाइव कैपिटल में कैसे होता है और प्रॉप फर्म्स में क्या होता है ना, तो वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें। मिल्किंग प्रॉप फर्म्स इज अ स्किल, वो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन स्ट्रेटेजी। लोग आज के टाइम पे भी ICT SMC, मैं मानता हूं सबके लिए सब कुछ काम कर सकता है, किसी के लिए वो नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा वो काम नहीं कर रहा, सब कुछ सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है सबके लिए। लेकिन प्रॉप फर्म्स में क्या है ना कि स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपका एक अप्रोच होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि कैसे मैं अप्रोच लेता हूं, कैसे मैं रिस्क करता हूं, कैसे क्या करता हूं, लेकिन एक तरीका होता है मिल्क करने का। ठीक है, तो वो जो है प्रॉप फर्म्स में समझना, मेन गेम वही समझना होता है, और उसके बाद लगातार मतलब बैक टू बैक पे आउट तो फिर आते ही रहते हैं। ओके, अभी तो नेक्स्ट हम ये चीज़ जानेंगे रुद्र भाई कि जैसे आप प्रॉप फर्म ने आपने जो आपका जर्नी प्रॉप फर्म में स्टार्ट किया,
तो बेसिकली आपका क्या एम था कि मुझे जो है ज़्यादा पैसे डाल के मल्टीपल प्रॉप फर्म्स अकाउंट जो है बाय करने हैं एंड देन मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग गेन करना है, या आपने पहले कुछ प्रॉप फर्म्स को ट्राई किया, वहाँ से पे आउट्स लिए एंड जैसे अभी आपने बोला कि आप मोस्टली अभी बहुत सारी फर्म्स के साथ, मोस्टली अच्छी फर्म के साथ आप मैक्स फंडेड हो, चाहे वो CFDs में हो चाहे वो फ्यूचर्स स्पेस में हो, राइट? तो आपने किस तरीके से अपनी कैपिटल को स्केल किया? आपने कुछ अपनी पॉकेट से फंड्स को डाला, या आपने स्टार्टिंग में कुछ अकाउंट्स को पहले क्लियर किया, वहाँ से कुछ पे आउट्स बनाए, देन आपने उन्हीं पे आउट्स को यूज़ किया वहाँ पे जो है स्केलिंग के लिए? तो शिखर भाई, मैं आपको एक ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि ट्रेडिंग में आप कर रहे हो ना, तो सबसे पहले एज अ बिगिनर आप ट्रेडिंग में आते हो, प्रॉप ट्रेडिंग में खास करके जब एक बिगिनर आते हैं तो वो ये सोचता है कि 100K का अकाउंट लेंगे, मंथ के 1% भी बनाएंगे तो मेरे $1000 बन जाएंगे, और $1000 बन गए तो मेरे कुछ 80-90 हज़ार रुपये हो जाएंगे। भाई मस्त, लाइफ तो मस्त है एकदम, 100K में 1% बना लिया तो लाइफ तो बढ़िया है एकदम, है ना? तो ये डिल्यूजनल वाला पार्ट मेरा शुरू में था, मुझे लग रहा था, मेरे जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं भाई, $1000 तो यार बहुत बढ़िया अमाउंट है, मतलब इतना तो कोई जॉब करता है तब कमाता है, 80-90 हज़ार, ये 100K का एक अकाउंट मिल गया भाई, बात सेट हो जाएगी। तो ये जो मेरा डिल्यूजनल बिहेवियर था, ये डिल्यूजनल बिहेवियर मैंने इसको अपने अंदर रखा और प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करा। मेनली जो है मैंने फोकस करा कि कैसे मैं स्केल कर जाऊं, क्योंकि प्रॉप फर्म्स में क्या है ना कि अगर मैं 100K पे मुझे अगर 1% बनाना है तो मुझे उसके लिए मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से लगभग 0.5% रिस्क भी करना पड़ेगा। और लेट्स से कि मैं कोई लूजिंग स्ट्रीक में चला गया तो 0.5 करके मैं ड्रॉडाउन में चला जाऊंगा, 3 बार भी चला गया तो मैं 1.5% ड्रॉडाउन में चला गया। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस रिस्क को कम करूं, और ये कम कैसे होगा? अगर मैं मुझे $1000 ही हैं, लेकिन अगर मैं लेट्स से कि 500K की फंडिंग पे चला गया तो 500K फंडिंग पे $1000 बनाना बहुत ईजी है, और बहुत कम रिस्क करके भी $1000 बनाया जा सकता है। तो मैंने शुरू में क्या किया, जो मेरा $1577 का फंडर प्रो से पे आउट आया, ऑल्दो वो निगेटिव में ही था, मैं नेट निगेटिव में ही था क्योंकि मैंने काफ़ी अकाउंट उड़ा दिए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, अक्टूबर तक मैंने $8000 के अकाउंट जो है उड़ा चुके थे, और मेरा पहला पे आउट 15 मतलब 8 लाख रुपीज़ के समथिंग मैं उड़ा चुका था। इसमें मेरे पास 2-3 फंडिंग थी, मतलब उड़ा चुका था इन द सेंस कि 3-4 अकाउंट थे मेरे, कुछ फंडिंग पिप्स के, कुछ फंडर प्रो के, बट मोस्टली इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा $8000 था फर्स्ट अक्टूबर तक। फर्स्ट पे आउट आया, फर्स्ट पे आउट का मुझे क्लियर था कि मुझे फंडिंग लेनी है इससे, क्योंकि मैं जब स्केल करूंगा 200 की कैपिटल अगर मेरे फंडिंग हो गई तो मैं उससे 1% ही बनाऊंगा तो मोर देन इनफ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा थॉट था। तो उस वक्त मुझे पता चला कि जब CFDs में स्केलिंग की बात आई तो CFDs में कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि एक फर्म में जो है आप इतना नहीं कर सकते, कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते, स्प्रेड्स होता है, फिर आप उसमें स्केल बहुत लेवल पे, अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वो मॉर्निंग स्टार रोहित की वो वाली वीडियो देखी जिसमें उन्होंने एपेक्स ट्रेडर फंडिंग से $53,000 का पे आउट लिया। तो मेरे को लगा भाई मैं $53,000 का पे आउट CFD फर्म से तो कभी नहीं ले सकता। CFD फर्म से एक बार में $53,000 का पे आउट तो नहीं लेगा। कोई इंडियन बंदा है जो ये कर रहा है और वो अचीव कर लिया ये चीज, तो वो कैसे कर लिया? तो ये चीज अब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि अच्छा एपेक्स ट्रेडर फंडिंग कुछ चीज है, उसके रूल्स तो और भाई नेक्स्ट लेवल, वो तो सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट फर्म है एपेक्स ट्रेडर फंडिंग ट्रेड करना। तो फिर मैंने फ्यूचर्स फर्म में थोड़ा वो पे आउट को री इन्वेस्ट करा। मैंने फर्स्ट जो अकाउंट खरीदा वो फंडिंग टिक्स का खरीदा था, अब तो वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन उस वक्त बहुत ही फेवरेबल था, बहुत कम पैसे में उनका एक 50K का अकाउंट आ जाता था। तो अब पास भी जल्दी होते हैं फ्यूचर्स फर्म एज कम्पेयर टू CFDs फर्म, बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। मैं अप्रोच एक आपको बताऊंगा कि CFD वर्सेस फ्यूचर बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि क्या लें क्या ना लें, तो मेरे हिसाब से वो दोनों सेम चीज। आगे अभी हम उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो मैंने फंडिंग टिक्स का पहला अकाउंट लिया, उससे एक दो अकाउंट उड़े ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझने में, वो समझ आ गए ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, क्योंकि स्टैटिक तो मुझे समझ आ गया था स्टैटिक ड्रॉडाउन, फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझ लिया। फर्स्ट पे आउट मारा, फर्स्ट पे आउट मार के मैक्स एलोकेटेड हो गया फंडिंग टिक्स में। एक अकाउंट से पे आउट मारा मैंने $1500 का, पांचों अकाउंट से मेरे $1500 आ गए, मेरे भाई $7000 हो गया। मेरे को लगा भाई क्या मस्त चीज है कॉपी ट्रेडिंग। वो फिर 7000 को फिर मैंने री इन्वेस्ट करा, फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स का एक लेगेसी अकाउंट खरीदा। फिर सबके मैंने एक अकाउंट खरीदे, एक से पे आउट लिया। फिर मैंने एपेक्स का भी 2 अकाउंट खरीदा था, उससे कुछ $5000 का पे आउट आया। फिर उसको री इन्वेस्ट करा 20 अकाउंट में। फिर टॉप स्टेप का लिया, फिर ल्यूसिड का लिया, फिर माई फंडेड फ्यूचर्स का लिया। सब करते करते धीरे धीरे पे आउट आ गया, री इन्वेस्ट, पे आउट आ गया, री इन्वेस्ट। और आप मानोगे नहीं कि आपका
फ्यूचर फर्म में एक अकाउंट उड़ता है तो $50-60 जाते हैं, $100 जाते हैं मैक्सिमम। 5 अकाउंट उड़ा करके आपने $500 आर दिए, लेकिन जब एक पे आउट मारते हो आप, आपका मिनिमम $2000 आता है। तो आप 5 बार भी अकाउंट उड़ाओगे तो भी आपका फर्स्ट एक अकाउंट से एक पे आउट में सब रिकवर हो जाता है। तो फ्यूचर फर्म का ये थोड़ा सा है बढ़िया। हाँ, यानी कि आपने जो मेनली स्टार्टिंग में फोकस किया था, वो पहले तो आपने लगभग $7 से $8 का लॉस किया जब प्रॉफर में आप आए, कुछ आपने अकाउंट्स ब्लोन किए एंड चीज़ों को सीखने में, एंड देन उसके बाद जब आपका फर्स्ट पे आउट आया तो उस पे आउट को भी आपने सेव ना करके री इन्वेस्ट किया ताकि आप और ज़्यादा कैपिटल को गेन कर पाओ। एंड राइट नाउ आप वो माइलस्टोन पे ऑलरेडी जो है पहुंच चुके हैं एंड 100K इन मंथ आपने जो है पे आउट्स लिए हैं फ्यूचर्स एंड CFD प्रॉप फर्म से मिला के। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। स्पेशली अगर इंडिया के अंदर बात करें तो आई थिंक अभी कुछ गिने चुने ही लोग होंगे, कुछ भी मतलब मैं एक आधा बंदे को मैंने और देखा है जो कुछ इस तरीके के पे आउट्स जिन्होंने ले रखे हैं अभी तक इंडिया से, चाहे वो फ्यूचर स्पेस से हो चाहे वो CFD स्पेस से हो। तो चलो भाई, अभी बढ़ते हैं अपने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तरफ कि क्या ट्रेडिंग के अंदर, चाहे आप प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितना मैटर करता है? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में चल रही हैं एंड लोगों का ऐसा बोलना रहता है स्पेशली कि अगर आप इस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते हो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो स्पेशली आप कोई सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसे ओल्ड लोग यूज़ करते हैं, जैसे लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या आप कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी लाइक ICT, SMC या कुछ इस तरीके का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को लेकर के मैं थोड़ा आपको एकदम अच्छे से, जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं ना, उनको मैं बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ कि यार स्ट्रैटेजी मैटर करती है पर उतनी भी नहीं करती है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि जितने भी तरह के ट्रेडर्स हैं, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं जो है नॉर्मल ट्रेड करता हूँ, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक प्राइस एक्शंस और बेसिक लिक्विडिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिमांड सप्लाई में देखता हूँ, कुछ ट्रेंड लाइंस देखता हूँ, पैटर्न देखता हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ से मैं जो है बेसिक चीज़ें लगा करके मैं इंट्राडे स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था इंडियन मार्केट में। प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि मैं बस प्रॉफिटेबल ही था, कितना कि आप सोचो कि मेरा कैपिटल जितना भी है उससे मैं 30-40 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता, तो मुझे लगता था ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी स्विंग ट्रेड में अगर मैंने मान लो 5 लाख रुपए लगाए, उस पर 10% बन गया ऑन ए बुलिश, जब बुलिश मार्केट है तब। ऐसे तो अभी जैसे इंडियन मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो स्विंग ट्रेड में भी 10% बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑन ए गुड ईयर जब बुलिश मार्केट चल रहा है, रेलवे स्टॉक्स की जब रैली चलती थी, तो 10-20% ऑन ए कैपिटल बनाना ईजी होता था। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें तो बेसिक प्राइस एक्शन ही है, उसमें तो आप मार्केट को थोड़ा न्यूज़ बेस्ड देखते हो, यही सब है। तो जब मैं प्रॉप ट्रेडिंग में आया, मैं आपको ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं प्रॉप ट्रेडिंग में आया तो मेरा जो ट्रेडिंग एज था, जो मैं पिछले 5 साल से बार बार स्क्रीन में जो देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, वो चीज़ थी बेसिक डिमांड सप्लाई। और जब मैं प्रॉप ट्रेडिंग में आया तो मुझे शुरू में जैसे एक्स पे वैदिक ट्रेड्स हैं, वो ICT ट्रेड करते हैं, तो मुझे लगा कि लगता है, और क्योंकि वो $100,000 इन ईयर बना रहे थे, मुझे लगा कि भाई $10,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, मुझे लगता है ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। और मैंने सीखा भी, मैंने ट्राई करा, ICT ट्राई करा, SMC ट्राई करा, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब मैंने सीखा, यूट्यूब पे डॉजी करके उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, तो मैंने सीखा और मैंने समझा कि भाई असल में सारी चीज़ें फंडामेंटली सेम हैं, कोई अलग नहीं है। कोई SMC कॉन्सेप्ट में सब नाम अलग अलग दे दिया है उन लोगों ने। कर मैं भी देखो, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो उन लोग उस नाम को दे देते हैं, कोई W पैटर्न नाम दे देता है, कोई ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट नाम दे देता है, कोई जो है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे वहां से कॉन्फ्लुएंस ढूंढ लेता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का सेम ट्रेड कर लेता है। ठीक है, तो असल में नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर आपको अपना ट्रेडिंग एज खुद ढूंढना होता है, और वो आएगा कैसे? वो आएगा स्क्रीन चार्ट्स पे बढ़ाने से। क्योंकि मेरा एज जो है वो थोड़ा पहले से आया हुआ था, जब मैंने कुछ ये ICT वगैरह चीज़ें ट्राई करी तो मुझे जमा नहीं,
और ऊपर से प्रॉप ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग जो है वो 30 सेकंड 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, उस पर $200-300 बना लेते हैं, बहुत क्विक स्कैल्प करते हैं। मैंने ट्राई करा वो चीज़, अकाउंट भी उड़ाए, लेकिन वो चीज़ मुझे जची नहीं। मुझे क्या जचा? मुझे जचा कि मैं बेसिक जो अपने 15 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ बेसिक, उस पर मैं आराम से, मेरी ट्रेड होल्डिंग टाइम 1 घंटे 2 घंटे, कभी कभी 3-4 घंटे हो जाती है अगर वैसा मूवमेंट नहीं आता है तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई। मुझे ये फिर समझ आया कि स्ट्रैटेजी तो है ही, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही, साथ में थोड़ा ट्रेड टाइमिंग भी है कि एशियन सेशन में मूव आता है, न्यूयॉर्क में मूव आता है, लंदन में कभी साइडवेज हो जाता है, तो वो चीज़ें एक मूव वाली चीज़ें भी समझ आई। तो आपको वो चीज़ स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ा करके आपको खुद ट्रेडिंग एज आपका ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी सब काम करती है, सब A1 स्ट्रैटेजी है। वैदिक भी ICT से पैसे बना रहा है, कुछ लोग SMC से पैसे बना रहे हैं, मॉर्निंग स्टार रोहित बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं भी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से पैसे बना रहा हूँ। तो पैसे सब जगह बनते हैं, बस आप जो है अपना एज ढूंढना है आपको, वो काम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। स्पेशली आपका कहना ये है, आपका जो भी आप फाइंड करते हैं मार्केट के अंदर एंड आप उसके ऊपर अगर प्रॉपर बैक टेस्ट करते हैं, चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ टाइम तक, अगर वो चीज़ें आपको पैसे बना के दे रही हैं तो वो आपके लिए बढ़िया हैं। आप बेसिकली नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, इस पे ट्रेड करके पैसे बना रहे हो, तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। करेक्ट बात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसके बाद सर, जैसे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो स्पेशली प्रॉप फर्म के अंदर आप ट्रेडिंग के अंदर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हो? आप बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो या स्पेशली आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हो? एंड जब आप फ्यूचर प्रॉप फर्म को ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क आप किस तरीके से प्लान करते हो? फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक 50K का अकाउंट है एंड आप जो है चैलेंज फेस के अंदर हैं, तो आप उसके अंदर किस तरीके का रिस्क प्लान करते हो एंड आप कितना रिवॉर्ड प्लान करते हो? बेसिकली आपका RR क्या रहता है, मतलब किस तरीके से आप अपने रिस्क को देखते हैं, आप चैलेंज अकाउंट के अंदर या आप अपना जो मास्टर अकाउंट के अंदर? ठीक है, एक चीज़ शिखर भाई मैं आपको और ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे रेगुलर ट्विटर पे भी और बाकी लोग भी पूछते हैं कि ऐसा क्या क्लिक करा कि 6 महीने में ऐसा हो गया, मैं बोलता हूँ कि एक चीज़, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट आएगा, वो जो रिस्क मैनेजमेंट जिसका बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है डिसिप्लिन का। आपके अंदर डिसिप्लिन है तो वो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप आएगा। मैं इसलिए इससे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अक्टूबर तक, यानी अगस्त सितंबर, अगर 3 महीने जो अकाउंट ब्लो करे हैं, वो अकाउंट ब्लो करे हैं मैंने इस गलती की वजह से कि मैं डिसिप्लिन नहीं था। मैंने सिर्फ प्राइस पे किया है, 8 लाख रुपए जो मैंने मार्केट को दिए, वो दिए अपने इनडिसिप्लिन का। आप सोचोगे कि मैंने फिर क्या किया कि सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल तो मैं बनाता ही था कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, तो उसमें सबसे जो प्रॉब्लम आई वो आई मेरी रिस्क मैनेजमेंट की, और दूसरा कि मैं इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, वो आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको एकदम फॉलो करने होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं? जैसे कि 1 ट्रेड अ डे, मैं ये रूल फॉलो करता हूं, 1 ट्रेड आइडिया अ डे। अगर मान लो कि मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी एनालिसिस करी, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करी, सब कुछ करी, मेरा एक बायस बना कि आज मार्केट बुलिश हो सकता है, तो मैं एक स्पेसिफिक ऐसे, मतलब मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर एक नोट लगा करके रख रखा है कि ओनली 1 ट्रेड अ डे। रुद्र भाई, अगर तुम एक ट्रेड अभी पंच कर रहे हो और ये गलत हो गया तो तुम सिस्टम से बाहर चले जाओगे, तो ध्यान रखना ओनली A+ सेटअप ट्रेड होना चाहिए, ठीक है? तो 1 ट्रेड अ डे का ये डिसिप्लिन दे दिया मैंने। मान लो कि मैंने ये चीज़ नहीं करी होती तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग में कर लिया ट्रेड, अरे ये तो गलत ट्रेड कर लिया, ऐसा बहुत सा बार होता है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक अपने आप को सिर्फ अच्छे ट्रेड दिलवाने के लिए ये डाल दिया कि 1 ट्रेड अ डे होना चाहिए। और वीकली आप सोचोगे, आप मानोगे नहीं कि मेरे वीकली 3 से 5 ट्रेड ही होते हैं, सिर्फ मैं A+ सेटअप से ट्रेड करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट की आपने जो बात करी कि कैसे ये आता है, तो सबसे पहले अपने आप को मैंने डिसिप्लिन बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा अकाउंट उठ जाए, मुझे अंबानी आकर के बोले 10 करोड़ ले लो, एक और ट्रेड करो, फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चीज़ एक बहुत ध्यान से रखनी है कि अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। मैंने सोच रखा है कि सुबह 4 बजे उठ करके एशियन सेशन ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड करूंगा, उसको नहीं मिल रहा है तो मैं 3-4 घंटे बैठे रह जाऊंगा, ठीक है? अब इसमें आता है कि ये तो हो गई थोड़ा साइकोलॉजी और माइंडसेट वाला पार्ट। अब आता है इसमें कितना रिस्क करना होता है, एक 50K के अकाउंट पे कितना रिस्क करेंगे। तो मैं जो CFDs में और फ्यूचर में थोड़ा अलग अलग रहता है।
मेनली अगर मोटा मोटी कहें तो इवैल्यूएशन फेज में मैं थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक तो पहले मेरे सेटअप्स बहुत कम आते हैं, मान के चलो हफ्ते में 5 आ रहे हैं तो हफ्ते में 3 ही A+ सेटअप्स आएंगे, तो मुझे वैसा करना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स है नहीं। हो सकता है अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में आपके दिन में 2 ट्रेड मिलते होंगे, तो आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना होगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ कि अगर मान लो कि मेनली फ्यूचर फर्म्स में क्या होता है कि $3,000 बनाने होते हैं, 1500 और 1500 करके। अगर 40% कंसिस्टेंसी रूल है तो 1000 और 500 बनाने होते हैं, 2500 का अगर टारगेट है तो 500। तो 1500 बनाने हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 1000 रिस्क करके 1000 या 1500 बना लूँ, 1:1 या 1:1.5 बना लूँ मोटा मोटी इवेल्युएशन में। तो एक दिन में ये बन गया, दूसरे दिन में वो बन गया, मेरा अकाउंट पास हो जाता है इन जनरल। लेकिन चलो लूजिंग स्ट्रीक आ गई, एक दिन में लॉस हो गया, तो फिर मेरे ड्रॉडाउन में 1000 तो बचा है, फिर मैं उसको रिस्क करके 1:2 कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 1:1 में भी खुश हूँ इवैल्यूएशन में, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव जाते हैं हम अकाउंट पास करने के लिए। CFDs में यही होता है कि 8% बनाना है। मैं प्रेफर करता हूँ कि नो कंसिस्टेंसी ऑन इवैल्यूएशन वाला अकाउंट प्रेफर करता हूँ। ऑल्दो मेरे पास फंडिंग पिप्स का डेली पे आउट वाला भी है, वो मैं ट्राई करने के लिए ले लिया था कि कैसा रहता है उनका। बट अगर कंसिस्टेंसी रूल नहीं है फंडिंग पिप्स का मान लो, तो 8% बनाना है। तो 1-1.5% या अगर बहुत अच्छा ट्रेड है, कन्विक्शन हाई है, कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया मिल रहा है कि भाई अब मार्केट भी ऐसा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो 2% रिस्क करके 4-5-6%। मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थोड़ा राइडिंग वाला ज़्यादा है कि अगर मुझे 1:1 मिल गया और मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है तो मैं उसको थोड़ा राइड कर लेता हूँ। तो कभी कभी मेरे ट्रेड्स, अभी तो चलो गोल्ड जैसा चल रहा है 500 पिप 600 पिप 1000 पिप तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पिछले आप 3-4 महीनों में देखोगे तो 300-400 पिप मिलना इज अ गुड ट्रेड। 500 पिप मिल गया, बहुत अच्छे, मतलब एक दिन में अगर 500 पिप कैप्चर हो गया तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाता था। तो मैं जनरली वही करता हूँ गोल्ड के बेसिस पे कि अगर मैं 80 से 100 पिप का एसएल लेता हूँ, अभी ये सब अभी वैलिड नहीं है 80-100 पिप, अभी मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट अपना देख रहा हूँ कि कैसे है, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि 80 से 100-120 पिप का अगर मोटा मोटी मेरा एसएल है तो फिर मैं टारगेट लेता हूँ 200 से 300 पिप का। अगर बीच में 100 पिप 150 पिप भी मिल रहा है और वहां पर मुझे लग रहा है कि नीचे गिर सकता है, क्योंकि मेरा मॉडल जो है ट्रेडिंग का थोड़ा मैकेनिकल है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होती है। मुझे लगता है कि अगर मेरा $1000 का टारगेट है और $900 के आसपास ऐसे 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 घूम रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि $100 रिस्क करने के लिए, $100 के लिए अगर मैं वेट करूं तो मेरा ये जो $900 है ना, वो $300 और नीचे आ जाएगा, मुझे 600 पे हो सकता है बुक करना पड़े, इसलिए मैं फिर 900 पे बुक कर देता हूँ। ये नहीं कि आइदर एसएल और टीपी, ये वाला चीज पे मैं नहीं चलता। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मार्केट के मतलब मैकेनिकल मॉडल है कि अब मुझे थोड़ी पता है कि अब भाई गोल्ड को थोड़ी पता है कि रुद्र जैसा रहा यहाँ पे टीपी लगा के बैठा है तो यहीं पे मुझे जाना है। वो तो जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो जनरली 50K का अकाउंट है तो 1 से 2% इन CFD, और अगर फ्यूचर का है तो 1000 रिस्क करके 1000 करना। अब मैं अगर मान लो इवैल्यूएशन क्लियर हो गया, फंडेड में मेरा पहला फोकस होता है बफर बनाने का। बफर बनाने का मतलब ये होता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से एक बार बाहर आप आ जाओ। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में आपको थोड़ा सा विनिंग स्ट्रीक चाहिए होता है, ये आप मानो या ना मानो। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हो तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में अकाउंट उड़ना है, मेरा भी उड़ता है, सबका उड़ता है, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा विनिंग स्ट्रीक चाहिए होता है। तो मान लो जैसे एपेक्स ट्रेडर फंडिंग का मेरा पे आउट जो था $10,000 का भी पे आउट है, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ी विनिंग स्ट्रीक थी उसमें कि $600 बना लिया, $200 लॉस, $300 लॉस हुआ, फिर 600 बना लिया, फिर 600 बना लिया, फिर $300, मतलब एक हायर हाइज जैसा बनता आपका पैटर्न बनेगा। तो फ्यूचर फर्म में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से आप निकल जाओगे। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक आ गई, आप बोलोगे भैया लूजिंग स्ट्रीक आ गई क्या करें, तो उसमें तो अकाउंट उड़ेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, उसमें अपने आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। जो आपने डिसाइड किया है कि 1 ट्रेड अ डे लेना है, तो क्योंकि 1 ट्रेड अ डे लेने का इतना मतलब बढ़िया होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग खत्म कर दोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप अपने आप को ये बोलोगे कि अच्छा मैं ट्रेड ले लूं, नहीं मुझे तो एक ट्रेड लेना है, तो अभी मैं A+ सेटअप का वेट करता हूं। तो ये बहुत सारी चीजें ये आपका सिर्फ एक डिसीजन से हो जाती हैं। मैं अपने आप को ये भी याद दिलाता हूं कि मेरा एक क्लिक मुझे मेरे पे आउट से 10 दिन दूर कर रहा है। अगर मैं एक क्लिक मार करके $1000 का लॉस कर लूं तो मैं पहले $1000 अगले दिन बनाऊंगा, क्योंकि आज का दिन तो मेरा गया, $1000 बनाऊंगा, फिर उसके बाद और $1000 बनाऊंगा और तब मैं पे आउट तक पहुंचूंगा। जो मैं अगले दिन ही पहुंच सकता था वो मैं 3 दिन डिले कर दिया। तो ये मैं क्यों करूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि लेस इज मोर। हमेशा कम जो है वो हमेशा ज्यादा दे करके जाता है। मैं ट्रेडिंग भी कम करता हूं और अकाउंट्स भी मेरे इतने सारे हैं कि कुछ परसेंटेज इसमें कर लिया। अगर मुझे बहुत ट्रेडिंग का अर्ज हो रहा है तो मैं फंडेड अकाउंट को टच नहीं करता, ओनली इवैल्यूएशन पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी लेना है होना है,
वो सब इवैल्यूएशन पे ही हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का यही है, थोड़ा डिसिप्लिन से ज़्यादा रिलेटेड है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं लोगों के, जैसे कुछ लोग क्या है कि बोलते हैं कि आप जो है ना मतलब चाहे आप चैलेंज फेस में हो चाहे आप फंडेड फेस में हो, आप जो है 0.5% रिस्क करो। CFD स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, 1% रिस्क करो या 1% से कम करो। वहीं पे आपका रूल ये है कि आप 1.5%, 2%, 2.5% भी रिस्क करते हैं, बट आप आपका जो ट्रेड क्वांटिटी है वो बहुत कम रखते हैं। हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड आपको बहुत ही A+ सेटअप मिलेगा, तब आप वहाँ पे 1.5% से 2% रिस्क करके उस ट्रेड को राइड करते हैं। एंड वहीं पे कुछ लोग जैसे 0.5%, 1% करेंगे तो शायद उनका नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हाँ, ये चीज़ भी मुझे जैसे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि जब लोग फ्यूचर स्पेस के अंदर ट्रेड करने जाते हैं वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल रहता है। एंड अगर वो मतलब नॉर्मल रिस्क के साथ ज़्यादा बड़े RR के लिए जाएंगे, फॉर एन एग्जांपल 1:3, 1:4, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली आपका भी अच्छा लगा जो आपने बताया आपका रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके से रिस्क करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका जैसे प्रॉप फर्म के अंदर आपने जब अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि मुझे आगे से ऐसे नहीं करना। जैसे आपने अभी बताया कि मैंने एक रूल बनाया कि मुझे 1 ट्रेड अ डे करना है। अब ये रूल को मेरे को फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे करके आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी डेफिनेटली, एंड उनको आपने आइडेंटिफाई किया होगा। तो ऐसी आपसे क्या क्या, और इस मिस्टेक के अलावा ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है एंड उन पे काम किया? सबसे पहला मिस्टेक तो मैंने आपको बताया कि मैं डिसिप्लिन नहीं था। वो मुझे पता कैसे चला, मतलब ये चीज़ मुझे पता कैसे चली कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ? वो चीज़ पता चली मैंने जब गो थ्रू किया अपने ट्रेडिंग जर्नल को, और फिजिकली मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाता हूँ कि कैसा कैसा क्या है, मेरा क्या प्लान है, मुझे ये अकाउंट्स में इतना % अप है, इतना मुझे पे आउट डालना है, या फिर जो भी मैं मेंटेन करता हूँ फिजिकली लिख करके। कुछ वैसा कुछ टेम्पलेट नहीं है, बट एक जर्नलिंग के लिए, अपना सेल्फ टॉक के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हुआ, और फिर डैशबोर्ड पे सब कुछ चीज़ें तो रहती ही हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आई है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि नंबर 1 चीज़ कि मैं इनडिसिप्लिन कर रहा हूँ। एक दिन में मैं 12 ट्रेड कर दे रहा था पहले। मैं बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को समझा रहा था कि अगर मैं 1 मिलियन इन फंडिंग चला जाऊं, जब मैं 50,000 की फंडिंग पर भी नहीं था, एक अकाउंट भी क्लियर नहीं हो रहा था, अगर मैं $1 मिलियन की फंडिंग पे चला जाऊं और मैं सिर्फ 1% बनाऊं, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा ट्रेड करने की। मैं क्यों ट्रेड करूं? ट्रेडिंग हम करते हैं फ्रीडम के लिए ना, कि मुझे फ्रीडम मिले। और पूरे दिन मैं बैठ करके सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखूं, 10-12 ट्रेड लगाऊं, वो तो फिर क्या फ्रीडम अचीव हुआ हमारा? तो ये एक अप्रोच था। तो फिर मैंने अपने वो बोला कि ट्रेडिंग ज़्यादा करनी ही नहीं है, सिर्फ अच्छे ट्रेड्स करने हैं और वो ट्रेड करना है। तो एक जो आपने बात बोली कि हाँ 0.5% से किसी का बन जा रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और स्टैटिस्टिकली भी अगर प्रॉप फर्म को आपको मिल्क करना है, एकदम दबा के पैसा कमाना है प्रॉप फर्म से, तो थोड़ा एग्रेसिव जाना पड़ेगा। अकाउंट उड़ेंगे, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जब पे आउट आएगा तो वो भी बहुत बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। गलती जो मैंने करी वो एक डिसिप्लिन ना होकर के, दूसरी गलती कि मैं जो ट्रेड्स कर रहा था, मैंने आइडेंटिफाई करा कि कभी एनी रैंडम ट्रेड, आज अभी मैं सो के उठा, क्योंकि मार्केट तो 24/7 खुली हुई होती है ऑलमोस्ट सब, तो मुझे आइडिया नहीं था। मुझे इंडियन मार्केट था कि 9 बजे उठना, 9 बजे मार्केट ओपन होगा, वहाँ बैठना, 3 बजे बंद हो जाएगा। यहाँ है कि हमेशा खुला हुआ है, तो ये एक तरह से डिमेरिट ही है। खोले अब क्या मिल रहा है, अच्छा यहाँ पे चलो ये पैटर्न बन रहा है, चलो बाई मार देते हैं। ये गड़बड़ कर रहा था मैं। फिर मैंने देखा कि कहाँ कहाँ एकदम अच्छा मूव आता है, मेरा सेटअप बनता है। तो फिर मैंने अपना बनाया कि भाई मैं एशियन सेशंस में और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकता हूँ, और वो भी मैं रेड फोल्डर न्यूज़ एकदम अवॉइड करूंगा। न्यूज़ ट्रेडिंग मैं एकदम नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग का, इतना स्प्रेड हो जाता है, TPSL का कुछ पता नहीं है, कौन क्या हो जाए, क्या न्यूज़ हो जाए। एकदम अवॉइडेड न्यूज़ ट्रेडिंग। रेड फोल्डर के दिन न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ही नहीं करना। अगर बना भी वैसा तो रेड फोल्डर के बाद मैं एंट्री ओपन करूंगा। ये कुछ गलतियां मैंने आइडेंटिफाई करी कि सेशन वाइज एकदम बढ़िया ट्रेड करना है। मेरे केस में लंदन सेशन में मुझे ट्रेड नहीं मिलते हैं, और मिलते भी तो लॉस होता है। तो मेरे 90% एशियन और न्यूयॉर्क में होते हैं। कभी कभार अगर मिल गया लंदन में तो मिल गया, तो लेकिन किसी किसी के लिए लंदन के लिए कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड करे तो लंदन में हो सकता है मिल जाए, तो उनको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे तुम ट्रेडिंग सिखा दो,
कैसे, मतलब कैसे कर ले रहे हो? तो मैं बोलूँ कि भाई आप सोचो कि आप मारुति 800 कार है, आप उसको चलाना सीख रहे हो, तो सबका सीखने का जो पेस है और जो समझने का पेस है कि आगे मार्केट है तो मुझे यहाँ से ऐसे कट लेना है और ये बोलना है, सबका एक अपना पेस होता है और एक अपना अंदाजा लगाना होता है। तो वो चीज़ आपको खुद करके ही आएगी। मैं आपको बता दूंगा क्या ये क्लच गियर ब्रेक है, ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर रिवर्स गियर, आपको समझा दूंगा, इतना ही कर सकता हूं मैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो खुद करके ही आपको लेना पड़ेगा। आप हो सकता है कि 80 की स्पीड पे नॉर्मल होते हो, लेकिन मुझे भाई 40 की स्पीड पे ही मैं हो सकता है कंफर्टेबल हूँ। तो ये बहुत डायनेमिक है ट्रेडिंग, और आपको अपने हिसाब से ही अपना अपना खोज है, एक तरह से आप खुद ही निकालते हो कि कैसे आपको ट्रेड करना और कौन सी चीज़ें सुटेबल है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जर्नलिंग से बहुत चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, और दूसरी कि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मैंने बिल्ड करा है इन सब प्रोसेस में। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे भागा नहीं मैं, एक टाइम पे समझ गया कि ओवरऑल सब कुछ सेम है, आपको बस जो है रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि मल्टीपल प्रॉप फॉर्म्स में कैसे मिल्क आउट करना है। ओके ओके ओके, तो इसमें बेसिकली मेरे को आपका जो सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा, स्पेशली जब कोई भी स्टॉक मार्केट से आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में या प्रॉप फर्म स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे क्या रहता है, अपना जो स्टॉक मार्केट है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता है। बट यहाँ पे क्या है, 24/7 ओपन है। बंदे का कभी भी नींद खुला, सुबह सो के उठा, कहीं पे देखा हाँ यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे चलो बाय कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ट्रेड का बहुत ज़्यादा रीजन नहीं रहता है एंड अननेसेसरी लॉसेस वगैरह हो जाते हैं। नहीं भाई, बहुत बढ़िया है ये, पर्सनली मुझे अभी आपका बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भाई, जैसे अभी मान के चलो कोई बंदा प्रॉप फर्म स्पेस के अंदर नया आया है, ठीक है, जैसे आपने $7,000 $8,000 लूज़ किया कमाने से पहले, ठीक है, आपने चीज़ों को समझा, कई सारे अकाउंट्स उड़ाए। बट आज मान के चलो आप कि आपका ये बंदा कोई वीडियो देख रहा है, आपको देख रहा है, एंड उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, हम मान के चलते हैं $100 टू उसके पास $500 का एक कैपिटल है, एंड उसके अंदर वो प्रॉप ट्रेडिंग करना चाह रहा है, ठीक है। उसको जो है CFD स्पेस में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, या उसको जो है फ्यूचर्स प्रॉप फर्म भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्रॉप फर्म जो है वो CFD प्रॉप फर्म से बहुत ज़्यादा हार्ड है। CFD प्रॉप फर्म में क्या होता है, थोड़ा सा आपको चैलेंज पास करने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आप वहाँ पे फंडेड हो गए तो आप कंसिस्टेंसी से वहाँ पे पे आउट ले सकते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन फ्यूचर स्पेस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मिथ है, एंड वो बंदा जो आया है ट्रेडिंग करने, उसको सबसे पहले कुछ अपना कैपिटल बना के कुछ पे आउट्स लेकर के उसको अपना जो है सेविंग्स भी करना चाहिए, या उसको सीधा स्केलिंग के ऊपर लग जाना चाहिए? तो वो बेसिकली प्रॉप फर्म को किस तरीके से डील करे, आप अगर ऐसा कुछ एडवाइस लोगों को कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। एक तो आपका ये सवाल है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि CFD वर्सेस फ्यूचर में क्या करें, कौन सा बढ़िया है, और दूसरा कि अगर कोई बिगिनर है, कम कैपिटल पे है, तो वो कैसे अप्रोच करे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि CFD वर्सेस फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिबेट है और उसको हम आज बढ़िया से डिकोड करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ है। थोड़ा सा फ्यूचर्स डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की वजह से, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो मुझे लगता है CFDs के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपको प्रॉप फर्म्स के रूल समझने के लिए, प्रॉप फर्म्स कैसे काम करती है, आपका पहला पे आउट आने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए CFD अभी भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक थोड़े एक्सपीरियंस लेवल पे कंसिस्टेंट पे आउट आप CFD से आ रहे हो, तो आपको प्रॉप फर्म्स में, फ्यूचर प्रॉप फर्म्स में स्पेशली शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका उसका स्केलिंग का लेवल बहुत ही बढ़िया है। साथ में पे आउट डिनाइल के कोई मतलब कुछ चीज़ें तो है ही कि बाय डिफॉल्ट के पे आउट डिनाइल नहीं हो सकता, कॉपी ट्रेडिंग हो सकती है, आप में जो है बहुत जल्दी अकाउंट पास हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड्स एकदम नहीं होते, एकदम जिस पॉइंट पे एग्जीक्यूट करोगे वहीं पे एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया हो जाती हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, ड्रॉडाउन समझ रहे हो क्या होता है, सब कुछ चीज़ें प्रॉप फर्म्स के रूल समझ रहे हो, तो आप CFD की तरफ आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो गए हो और आपको फिर भी बिगिनर हो, मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए क्या चीज़ जच रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डायनेमिक है। किसी के लिए CFDs बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए फ्यूचर्स बहुत हो सकता है, किसी के लिए कम्बिनेशन ऑफ बोथ बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि मेरे साथ है। मुझे CFDs भी बहुत पसंद है, फ्यूचर्स भी बहुत पसंद है। मेरे $100,000 में $30,000 का पे आउट CFD से ही है, बाकी 70,000 बाकी फ्यूचर्स से है। तो ऑल्दो
फ्यूचर से और भी आ सकते थे, पर अभी 4 दिन पहले ही मैंने एपेक्स के 16 अकाउंट उड़ा दिए, उससे मेरे $40,000 के ऑलमोस्ट पे आउट आ सकते थे। बट एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर दोनों आप ट्राई करके देखो। मैं कोई भी मुझसे अगर आप बोलोगे कि रिकमेंड करो, अगर मेरे पास $500 तो मैं करूँ, मैं सिंपल बोलता हूँ कि फंडिंग पिप्स का एक 10K का अकाउंट ले लो, एक आप जो है ल्यूसी ट्रेडिंग का एक अकाउंट ले लो, क्योंकि ल्यूसी ट्रेडिंग सस्ता अकाउंट दे रहा है, कोई मैं प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सस्ता अकाउंट दे रहा है अभी फिलहाल। हो सकता है आप आने वाले टाइम में कोई और अकाउंट सस्ता दे रहा हो, या ट्रेडिफाई का कुछ भी आप एक अकाउंट ले लो जो सस्ता है और अच्छा पे आउट दे रहा है। फंडिंग पिप्स एक 10K का अकाउंट ले लिया आपने, एक ल्यूसिड ट्रेडिंग का, एक ल्यूसिड फ्लेक्स अकाउंट 50K का ले लिया, $70 में आ गया। अब दोनों में आप ट्रेड करो, दोनों का अप्रोच हो सकता है डिफरेंट हो, दोनों में जैसा मैंने बताया कि इवैल्यूएशन में थोड़ा हेवी रिस्किंग कर करके आप उसको पास कर सकते हो। उसमें से जो पे आउट आएगा उसमें बफर बनाने की, देखो CFD में बफर बनाने की जरूरत नहीं है, जो पे आउट आया वो पूरा विड्रॉ कर लिया, पे आउट आया विड्रॉ कर लिया, वो रहता है। लेकिन ल्यूसिड में क्या होता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हटाने के लिए आपको थोड़ा पहले बफर बनाना होता है, बफर बनाने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, तो उसका थोड़ा उस हिसाब से अप्रोच है। तो आप दोनों ट्राई करके देखो, एक पे आउट ल्यूसिड से आएगा और एक पे आउट इससे आएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैं जो अप्रोच देखता हूँ, मैं दोनों को सेम अप्रोच से देखता हूँ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फंडिंग पिप्स का आप एक अकाउंट लो, कोई भी एक CFD फर्म का एक अकाउंट लो आप, फेज 1 क्लियर करना पड़ा, कितना बनाना पड़ा, 8%, फेज 2 कितना बनाना पड़ा, 5%, मिनिमम इतना 13% तो 15% जितना बनाना पड़ा, 15% आपको बनाना पड़ता है। अगर आपने 100K का अकाउंट लिया तो $15,000 बनाने हैं, ठीक है। वहीं आप फ्यूचर्स में जाओगे तो फ्यूचर्स में भी आप फेज 1 जो क्लियर करना है ना, उसको भी ऐसे समझो कि आपको 2,500 के बदले आपको 3,000 बनाना है। तो ड्रॉडाउन टू प्रॉफिट रेशियो तो लगभग अच्छा ही है, ओके है कि 1:1 लगभग बनाना ही है। वो आप मैंने अप्रोच बता दिया कि कंसिस्टेंसी रूल 1000 रिस्क करके 1500, 1000 रिस्क करके 1500 वैसे बनाना होता है। तो उसको भी फेज 1 की तरह ट्रीट करो। और जो आप फेज 2 में 5% बना रहे हो, वो इस पे बफर बनाने में बना लो ना। आप उसको क्यों मान रहे हो कि मैं जल्दी से करके पे आउट निकाल लूँ, जल्दी से करके पे आउट, अरे क्या जल्दी है पे आउट निकालने की, आप उसको बफर बना लो। फ्यूचर में फायदा ये होगा कि अगर आप उसको फेज 1 फेज 2 करके ट्रेड करोगे तो आपका एक सर्टेन बफर बन जाएगा। 50K का अकाउंट मिनिमम 54K पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां भी अगर 50,000 का अकाउंट आप ले रहे हो तो उसको 58K बना रहे हो, तब तो आपको फंडेड अकाउंट मिल रहा है। तो वहां भी आप 50,000 को 54K तो कम से कम बना लो। वहां अगर आपने 54K बना लिया, अब वहां पे आप 500 रिस्क करो, 1000 बनाओ, 500 रिस्क करो, 1000 बनाओ। वो अकाउंट आपका एक टाइम पे, अगर आपने अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ फॉलो किया, अच्छा बफर बना लिया, वो अकाउंट कभी ब्लो ही नहीं होगा, ब्लो ही नहीं होगा। एपेक्स ट्रेडर फंडिंग में ला देसी करके एक एक्स पे ट्विटर है, उन्होंने $1 मिलियन का पे आउट निकाला है एपेक्स ट्रेडर से। कैसे निकाल लिया वो पे आउट? क्योंकि उन्होंने बफर बनाया था। $50,000 का अकाउंट को उन्होंने फंडेड होने के बाद $57,000 पे ले गए और वहां से 2,000 रिस्क करके 4,000 बना रहे हैं। 2,000 रिस्क करके 4 बनाए, क्योंकि डेली ड्रॉडाउन तो है नहीं। 2,000 रिस्क के 4,000 बनाए, अब 58 पे 4,000 बनाओगे $62,000 बन गया। मतलब आपका इक्विटी से $12,000 एक अकाउंट पे अप है, वैसे वैसे 20 अकाउंट है, समझ रहे हो। तो एक बफर बनाने के बाद डेली ड्रॉडाउन है नहीं, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो। तो बिगिनर के लिए दोनों आप ट्राई करो, CFD फ्यूचर्स दोनों, जो आपको जचता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते। ओके, वेरी गुड। तो आपके हिसाब से आप जो है, चाहे आपका CFD प्रॉप फर्म हो, चाहे आपका फ्यूचर प्रॉप फर्म हो, आप उसको एक ही नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि CFD स्पेस में 8% आपको फेज़ 1 में बनाना होता है, 5% फेज़ 2 में। तो लगभग फर्स्ट फेज़ में भी आपको लगभग 1:1 बनाना होता है, एंड फेज़ 2 में आपको 0.5 करके बनाना होता है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूचर स्पेस के अंदर भी 1:1.5% बनाना होता है, क्योंकि मोस्टली फर्म में आई थिंक 2,000 का ड्रॉ डाउन रहता है एंड $3,000 आपको समथिंग बनाना होता है ऑन 50K अकाउंट, राइट। तो आपके हिसाब से मतलब जो भी बिगिनर है वो एक जो है $10,000 का या $25,000 का CFD में अकाउंट लेकर के स्टार्ट कर सकता है। एंड लर्निंग के लिए एक अकाउंट वो CFD के लिए भी जो है स्टार्ट कर सकता है, जिससे वो उसको अगर पास करता है तो वहाँ पे उसको वो जो फंडेड स्टेज के अंदर आपका इस तरीके से ट्रेड करे कि ये हमारा जो है सेकेंड स्टेज है एंड वहाँ पे हम बफर वगैरह बना रहे हैं करके। वेरी गुड, ये चीज़ भी मुझे आपका बढ़िया लगा। इसमें जैसे कुछ लोगों का ये मिथ रहता है कि नहीं, CFD स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप CFD प्रॉप फर्म के साथ ज़्यादा जाओ, क्योंकि वहाँ पे पे आउट्स स्पेशली जो है लेना थोड़ा सा इजी रहता है। तो इस चीज़ को भी आपने क्लियर किया। इसके बाद एक मैं जो आपसे सवाल करूंगा वो थोड़ा सा बेसिकली मोटिवेशन के लिए होगा, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं एंड कुछ जिनके बड़े गोल्स हैं। तो अभी आपने जो अचीवमेंट किया है,
आपने 6 मंथ के अंदर आप जो है 0 to 100 के पर मंथ तक आपने जो है अपनी अचीवमेंट को पहुंचाया। इसके बाद अभी आपका स्पेशली प्रॉफर्म से क्या गोल है एंड इसके बाद कि आपने किस तरीके से अपने प्लान कुछ कर रखे हैं, अगर आप थोड़ा सा व्यूअर को बताएंगे तो। मेरे अभी गोल्स बहुत ही सिंपल हैं। मुझे मतलब ये आ गया एक नंबर की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसको, मतलब ऐसे सिर पे नहीं चढ़ाना है कि अरे 100 के कर लिया ये वो, ठीक है एक नंबर है। मैं बस ये प्रोसेस पे ध्यान देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अल्फ़ा फ्यूचर्स का मान लो एक ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके मुझे मैक्स पे आउट तक पहुँचना है। मैं बस नंबर को ध्यान में नहीं रखता, मैं बस प्रोसेस को ध्यान में रखता हूँ कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो सही ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे पिछले कुछ दिनों में गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ट्विटर पे भी मैंने बताया कि 1 MGC भी खोलने में मेरा ना बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। 500 पिप का एसएल तो ऐसे ही लग जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा बस यही गोल है कि मैं सही प्रोसेस को फॉलो करूँ। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में अगर कोई मोटिवेशन के लिए मैं लोग अगर सुनना चाह रहे हैं तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जितने भी मैंने मैक्स एलोकेटेड जितने भी टॉप फर्म्स हैं उसके साथ मैं मैक्स पे आउट जाना चाहता हूँ और जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल पे जाना चाहता हूँ। लेट्स से कि मान लो अगर मैं सिर्फ 2 फर्म्स का, अगर मैं अभी इस मंथ का टारगेट ऐसा लेकर के चल रहा हूँ कि अल्फा फ्यूचर्स का 150K का 3 अकाउंट है, $15,000 का 3 अकाउंट से पे आउट आ जाएगा तो $45,000 आ जाएगा। आफ्टर स्प्लिट कुछ कम वम हो जाएगा। $45,000 वो ले लो आप, और एपेक्स ट्रेडर फंडिंग का 20 अकाउंट से $2,000 का पे आउट है तो 40,000 वो। तो मोटा मोटी मैं वही 80 से वो टारगेट कर रहा हूँ कि 2 फर्म से। बाकी मैक्स पे आउट अगर टॉप स्टेप पे $25,000 और आ जाए तो वो और अच्छी बात है, और अगर ल्यूसिड से $12,000 पर साइकिल आ जाए तो वो वैसी बात हो जाती है कि आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। तो मैं जनरली 2 लोगों को लुकअप कर रहा हूं। एक लैंटो ट्रेड्स हैं जिन्होंने टेक प्रॉफिट ट्रेडर से $1 मिलियन की पे आउट निकाल दिया है, टेक प्रॉफिट ट्रेडर से अभी कुछ दिनों पहले ही निकाला था। और एक लॉ देसी है जो आपको मैंने बताया कि एपेक्स ट्रेडर फंडिंग से सिर्फ सिंगल फर्म से ही उन्होंने जो है $1 मिलियन का पे आउट निकाल लिया था। और अपने रोहित भाई हैं फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर से ही सिर्फ $80,000 का पे आउट निकाल लिया। तो राइट। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि मल्टीपल, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ मल्टीपल फर्म से 10,000 20,000 10,000 20,000 करके मेरे 100 के हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्रोसेस सही फॉलो करूँ और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखूँ और उसके बाद पे आउट तो वो अपने आप आ ही जाएगा। मतलब जब मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा एक सर्टेन बफर के बाद, तो वो जब रिक्वेस्ट मारूंगा तो वो कभी 100 के 200 के 300 के भी जा सकता है, और नहीं जाने को तो वो 50,000 भी नहीं जा सकता है जब लूजिंग स्ट्रीक मान लो चली गई। तो कोई एब्सोल्यूट नंबर में गोल नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैं सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए अपने ट्रेडिंग से, जो कि मैं जनवरी मंथ में था, काफ़ी डिसिप्लिन था, दिसंबर मंथ में भी था, अक्टूबर मंथ में भी था। ऑल्दो मेरे पे आउट काफ़ी कम थे। अक्टूबर में मेरे पे आउट $8,000 मैंने इन्वेस्ट करा था और मुझे एग्जैक्टली 8,500 का पे आउट आया था। बट मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि हाँ मेरा हो गया। सितंबर मंथ में भी मैं सेटिस्फाइड था क्योंकि ऑल्दो मैं नेगेटिव में था, पे आउट भी नहीं आया था, लेकिन मुझे पता था कि इस प्रोसेस से मैं जब फॉलो कर रहा हूँ उस प्रोसेस से मेरा पे आउट आ ही जाना है। तो अभी मेरा फरवरी में यही बोले कि मैं प्रोसेस पे फोकस करूं। नंबर्स पे उतना जाने से क्या होता है ना कि एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि अरे 100 के हिट नहीं हुआ तो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा एक सबकॉन्शियस प्रेशर बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करना है, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना है, बाकी आउटकम तो वो फिर परफॉर्मेंस दे ही देगी वो तो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रुद्रा भाई। और हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया जितना ज़्यादा नॉलेज आप दे सकते थे इस वीडियो के अंदर, एंड जो भी चीज़ों के ऊपर मैंने मेरे माइंड में था मैंने उसके ऊपर जो है ट्राई किया आपसे पूछने के लिए ताकि लोगों को हेल्प हो पाए। एंड आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग भी रुद्र भाई को नहीं जानते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रुद्र भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है रुद्र जयसारा, आप लोग सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड ट्विटर के ऊपर भी आप लोग इनको फॉलो कर लेना। वहाँ पे ये आपको प्रॉफर्म से रिलेटेड जो है डेली कुछ भी, चाहे ट्रेड आइडियाज़ हो चाहे प्रॉफर्म के बारे में कोई भी अपडेट्स हो, वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप लोग जाकर के इंस्टाग्राम पे एंड एक्स पे इनको फॉलो कर सकते हैं।
एंड आई होप आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज का ये जो वीडियो है, आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसको जो है लाइक किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बेसिकली जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस किया था रुद्र भाई की, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ और ज़्यादा वीडियो बनाएं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं कि स्पेशली रुद्र भाई जो है किस टाइप का स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं, एंड तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसके ऊपर प्लान करें। तो थैंक यू रुद्र भाई फाइनली, एंड एंड करते हैं। ठीक है शिखर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप मैंने जो है मेरी लर्निंग से कम्युनिटी में थोड़ी वैल्यू एडिशन करी होगी। बाकी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ टैक्सेशन से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा वो होता है कि टैक्सेशन कैसे फाइल करना है, आपने इतने बड़े पे आउट करेंट अकाउंट में लिया, जीएसटी कैसे फाइलिंग करनी है, ये सब के ऊपर मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो वो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या कुछ भी आता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में शिखर भाई के एकदम डाल देना, हम लोग फिर नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं और उसके बारे में वीडियो बनाते हैं।